हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे पेशेंट को पेट में दो जगह पे ट्यूमर था। और इसके डिस्कशन के दौरान हम ये सीखेंगे कि आप यूजुअली जब कैंसर की बात आती है तो कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, ये मिस्टेक्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और इससे पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ और ओवरऑल ट्रीटमेंट रिजल्ट्स में कितना असर पड़ सकता है। तो लेट्स डाइव इन। 2018 में मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम हुआ था, तभी मैं जो है अपना इलाज तो उससे पहले मैंने करवा लिया था। फिर इलाज तो इम्प्रूव हो गया था, फिर ब्लड है ना जो चालू हो गया 2018 में ही। तो प्रॉब्लम जो था वो ब्लड जो है ना रुकने का नाम ही नहीं था। तो मैंने कुछ आयुर्वेदिक निरंजन फल वगैरह खाए, या उससे भी कोई ब्लड रुका नहीं। और फिर उसके बाद मैंने जो है होम्योपैथिक का भी है ना जो मेडिसिन लिया, उससे भी इम्प्रूव नहीं हुआ। और ब्लड जो है चालू ही रहा है, बहुत ज्यादा है ना वीकनेस हो गया बॉडी में। और क्या है कि मुझे है ना जो मेरी तकलीफें बढ़ गई थी। तो इस तरह से ना इधर उधर हॉस्पिटलों में मैंने अपना जो है चेकअप करवाया, अपना है ना कुछ भी नहीं है ना जो मालूम पड़ा अच्छे से। पेट में दर्द होना शुरू हो गया था, तो वो दर्द तो रुका ही नहीं और ब्लड भी है ना जो निकलता रहा टॉयलेट में, बहुत है ना वीकनेस हो गया था। तो उसकी वजह ये है कि मुझे ना कुछ मालूम नहीं पड़ा कि क्या हुआ है मुझे। तो क्लोनोस्कोपी जैसा इलाज करवाया था मैंने, उसका अपना क्लोनोस्कोपी का जो है मैंने लिया अपना। तो करवाने के बाद क्लोनोस्कोपी तो मुझे कैंसर का मालूम पड़ा, तो कैंसर का प्रॉब्लम है। तो हॉस्पिटल में मैं वहां से ना जो मुझे बोला गया कि रेडिएशन देना है, वो ऑपरेशन करके बैग निकलेगा और वहां से ना तुम्हारा जो कैंसर निकालने के बाद जो कैंसर पूरा ना क्लियर हो जाएगा। तो अभी है ना जो आप डिसीजन ले लें। और मैं डॉक्टर परवीन के पास गया, उन्होंने ना मुझे एंडोग्राफी का बोला करवाने के लिए। फिर उसके बाद अपना MRI CT स्कैन करवाई। ये करवाने के बाद है ना जो कैंसर का मालूम पड़ा कि 8 इंच ऊपर जो इनको प्रॉब्लम है कैंसर की, और एक सादी गांठ है साथ में, तो वो निकालना है। और आपका है ना जो ये अंदर से ही अपना है ना जो मतलब वो लग जाएगा, ऑपरेशन जॉइंट हो जाएगा, दूरबीन से जो है ऑपरेशन हो जाएगा और बैग नहीं लगेगा, वो रेडिएशन का जरूरत नहीं लगेगा उसमें। डॉक्टर परवीन ने जितना मुझे हेल्प किया, बताया, मुझे अच्छे से नॉलेज दी ऑपरेशन किस तरह किया जाएगा आपका, उससे मुझे है ना जो वो बिल्कुल डिप्रेशन में था मैं, तो मुझे है ना सॉल्व किया उन्होंने प्रॉब्लम। और मैं ना जो कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा ऑपरेशन करने में, और मैंने ना जो डिसीजन लिया कि मैं ऑपरेशन कर लूंगा डॉक्टर परवीन ने, और अच्छे से ऑपरेशन हो गया मेरा। और आगे ना जो मेरे 4.5 साल जो है बहुत अच्छे से गुजर गए हैं। और आगे भी मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि मेरा आगे है ना जो टाइम और भी आगे अच्छे से गुजरे। सो दोस्तों, इस केस में हम पहले हिस्ट्री से शुरू करते हैं। सो दिस वाज अ 47-year-old gentleman, no hypertension, no cardiac disease, no other problems, no habits, and he was a fit young gentleman जिनको कंप्लेंट थे 1 साल से। ये गौर करने वाली बात है कि 1 साल से कंप्लेंट थे। वो क्या थे? पहले किस्सा शुरू हुआ कि मोशन पास करने में दिक्कत होता है या पेट में पेन होता है, हल्का सा कॉन्स्टिपेशन रहता है जो धीरे धीरे वर्स होते जा रहा है। इसके साथ ही साथ जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पेशेंट को ये दिखने लग गया कि जब स्टूल्स पास करते हैं या मल विसर्जन होता है तब ब्लीडिंग भी हो रहा है। तो जैसे ब्लीडिंग चालू हो गया तो नेचुरली है कि हीमोग्लोबिन कम होकर वीकनेस भी आ गया। सो ये आप देखोगे तो धीरे धीरे 1 साल के पीरियड में कंप्लेंट्स बढ़ते गए और कुछ मेजर इंटरवेंशन खास तरीके का हुआ नहीं। सो पेशेंट ने ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लिया, लोकल जनरल प्रैक्टिशनर का एडवाइस से थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए, पेन के लिए मेडिकेशन लिया, जिससे कुछ खास असर नहीं हुआ।
तो ये एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है जो आपने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा, जहाँ पे हम जो रूटीन प्रॉब्लम्स है, स्पेशली पेट के, एसिडिटी है या गैस बन रहा है या मोशन बराबर से पास नहीं हो रहा, हम नज़रअंदाज करते हैं, बट ये खतरनाक हो सकता है। तो ये जो रूटीन मेडिकेशंस है 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए ठीक है। अगर 2 वीक्स या 3 वीक्स के बाद भी कोई प्रॉब्लम सेटल नहीं हो रहा है तो आपको डेफिनेटली एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना चाहिए, और हम जब ये डिस्कशन आगे लेके जाते हैं आपको पता चलेगा कि ये क्यों ज़रूरी है। तो लगभग 1 साल का ये किस्सा चलता रहा। तो क्योंकि जब पेशेंट को आखिर में ब्लीडिंग पर रेक्टम मतलब मल में खून जाने लग गया तो देन ही थॉट कि प्रोबेबली मामला सीरियस है, एक और अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखा देते हैं। सो देन जब ये नेक्स्ट स्पेशलिस्ट को ये मिले तो ये डायग्नोसिस हुआ कि इनको पाइल्स है और शायद पाइल्स के वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक पाइल्स के सर्जरी का इनको सुझाव दिया गया और जो इन्होंने करा लिया। बट इसके बावजूद भी इनका जो बाकी जो प्रॉब्लम थे वो सेटल ही नहीं हुए। ब्लीडिंग भी चालू रहा, कॉन्स्टिपेशन, गैस बनना, पेट में दर्द उठना, ये सब चालू था। तो इसमें हमें इसमें क्या सीख मिल रहा है कि एक तो है कि हम सीधा ट्रीटमेंट में घुस गए बिफोर कंप्लीट इवैल्यूएशन। जब मैं आगे का स्टोरी बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या इसमें मिसिंग था। तो जब पाइल्स के सर्जरी के बाद भी इनको राहत नहीं मिला तो इन्होंने जाके फाइनली एक मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया, जहाँ पे एक कोलोनोस्कोपी का सुझाव दिया गया। तो जब कोलोनोस्कोपी किया गया तो तब हमें पता चला कि इनको रेक्टम में ट्यूमर है। सो दोस्तों, रेक्टम ऑब्वियसली कोलोनोस्कोपी के दौरान बायोप्सी भी किया गया जिसमें एडेनोकार्सिनोमा जो सबसे कॉमन रेक्टल कैंसर है ये भी हमें पता चला। बट अभी हम ओवरऑल ऐसे बर्ड्स आई व्यू लेते हैं तो 1 साल का ड्यूरेशन था जहाँ पे सिम्टम्स कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस हो रहे थे। तो ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर सिम्टम्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, बॉडी का से पेट नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, सेटल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि सच में कुछ प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट या कोई तो सीरियस मामला है। इसको नज़रअंदाज आपको नहीं करना है और एक एक्सपर्ट से मिलना ज़रूरी है। जैसे कि इस सिनेरियो में पेशेंट फाइनली जाके एक मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलता है हु कैन हैंडल ऑलमोस्ट ऑल द मेडिकल प्रॉब्लम्स, और वो एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं और मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, और एक अगर मामला कुछ सर्जिकल है तो वहाँ पे रेफ़र भी कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है जहाँ पे ये सही डायग्नोसिस पे पहुँच सकते हैं। तो मामला था एक्चुअली कैंसर का। तो जब अभी कैंसर पता चला तो हमें इसको इवैल्यूएट करना है कि और कहीं पे फैला है क्या। तो एक सीटी स्कैन किया गया। सीटी स्कैन में ये पता चला कि कहीं पे फैला नहीं है, लिवर में या रेक्टम के बाहर के लिम्फ नोड्स में, पेरिटोनियम में कहीं पे फैला नहीं है। तो इसके बाद इनको रेफ़र किया गया अगले सेंटर पे, जहाँ पे इनको सुझाव दिया गया कि आपको रेक्टम का सर्जरी तो कराना पड़ेगा, बट उससे पहले आपको कीमोथेरेपी और रेडिएशन लेना पड़ेगा इसके ट्रीटमेंट के लिए। सो ये सब होने के बाद पेशेंट मेरे पास आए। तो इसमें लर्निंग पॉइंट्स क्या है, एक तो हमने डिस्कस किया कि डिले से क्या है ना, प्रॉब्लम सेटल नहीं होते, बढ़ते जाते हैं। तो आपको 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के ऊपर कुछ भी चीज़ अवॉइड नहीं करना चाहिए, मेडिकल अटेंशन या एक्सपर्ट अटेंशन आपको लेना चाहिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि 45-47 का उम्र है इसलिए कैंसर का रिस्क नहीं है, ये सोच भी गलत रहेगा। कई बार आपको एक इम्प्रेशन रहता है कि जो कैंसर होता है 60 की उम्र में, 70 की उम्र में होता है, वैसा नहीं है। इंडिया में कोलोरेक्टल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है और यहाँ पे जो मीडियन एज है जो रूटीनली कैंसर होता है 50 ईयर्स के उम्र के आसपास हो रहा है, और ये 10 ईयर्स अर्लियर मतलब वेस्टर्न पॉपुलेशन से 10 साल पहले हम में कैंसर दिखाई दे रहा है आजकल। तो कोई भी जो सिम्टम है ये कैंसर का हो सकता है, तो नज़रअंदाज हमें नहीं करना है। सो जब ये पेशेंट मेरे पास आए तो मैंने क्या देखा और मैंने क्या असेसमेंट किया। तो मैंने ये असेसमेंट किया कि इनमें कई सारे चीज़ें अभी भी मिसिंग थे। एक तो था कि सीटी स्कैन में स्टमक में भी एक छोटा सा ट्यूमर था जिसके लिए फर्दर इवैल्यूएशन ज़रूरी था, जो हमने करवाया। हमने एक एंडोस्कोपी करवा के देखा, तब हमें पता चला कि
स्टमक में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर था, जो कहीं पे फैला नहीं था, जिसका आसानी से ट्रीटमेंट हो सकता था सर्जरी के साथ। रेक्टम की बात करें तो इनमें एमआरआई नहीं हुआ था। एमआरआई रेक्टल कैंसर में करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कई सारे स्मॉलर फीचर जो है रेक्टल कैंसर के पता चलते हैं, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि डायरेक्ट सर्जरी करना ज़रूरी है या पहले कुछ ट्रीटमेंट लेके सर्जरी करना ज़रूरी है। और मेरा जो अंदाज़ा था सही था। एमआरआई रेक्टम में हमें ये पता चला कि हम अपर रेक्टम का ट्यूमर से डील कर रहे हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कीमो या रेडिएशन सर्जरी से पहले ज़रूरत नहीं रहता है। एंड इसके साथ ही पेशेंट के लंग्स को भी इमेजिंग हमने नहीं किया था, तो इसको भी करना ज़रूरी था, जो हमने कंप्लीट किया। जब डिजीज़ के बारे में डीपर नॉलेज रहता है और अंडरस्टैंडिंग रहता है, तो हमें ये पता चलता है कि इवैल्यूएशन में क्या क्या हमको करना ज़रूरी है, ताकि हम पेशेंट को एक सही ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकें। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया स्टमक में, और दूसरा हमने ये भी जाना कि जो इनका रेक्टल कैंसर था, इसके लिए रेडिएशन का ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट सर्जरी पॉसिबल है। तो इसके बाद जब हम पेशेंट से इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो पेशेंट के 2 कंसर्न थे जो आपको भी ध्यान देना चाहिए एज फार एज रेक्टल कैंसर इज कंसर्न। एक तो पेशेंट का बेसिक कंसर्न था कि क्या ये रेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद मुझे स्टोमा या बैग लगने वाला है क्या। तो जब आपके भी कोई फ्रेंड्स या फैमिली में कोई किसी को रेक्टल कैंसर का ट्रीटमेंट के बारे में प्लानिंग चल रहा है, तो ऑब्वियसली एक सवाल रहता है कि इसमें बैग लगने वाला है क्या। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एक केस में ये था कि ये अपर रेक्टम था, तो रेक्टम के सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स सर्जरी के बाद भी टेम्पररी या परमानेंट टाइप का स्टोमा या बैग नहीं लगता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज आपके लिए है। और दूसरा पेशेंट का सवाल था कि ऑपरेशन करेंगे कैसे। तो इसमें अगर हम ओपन सर्जरी करते थे तो बहुत लंबा चीरा लगता था, जिससे ज़्यादा ब्लड लॉस, ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे, ज़्यादा पेन और ज़्यादा पेन किलर के रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये डिसाइड किया कि लैप्रोस्कोपिक तरीके से हम दोनों ट्यूमर्स को डील करेंगे, जिससे पेशेंट को कम पेन रहेगा, अर्ली रिकवरी रहेगा एंड शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे रहेगा। ऐसे जहाँ पे जब हमारे पास स्किल्स और एक्सपर्टीज़ रहते हैं, तो ये सब हाई एंड एडवांस सर्जिकल केयर हम पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। एंड पेशेंट अंडरवेंट अ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी विदाउट अ स्टोमा, जहाँ पे हमने स्टमक के ट्यूमर को भी डील किया, रेक्टल के ट्यूमर को भी डील किया, एंड पेशेंट वेंट होम विद इन 7 days। दोस्तों, हमने ये जाना कि सिम्टोमेटोलॉजी, जब कंप्लेंट्स आते हैं तो हम क्या क्या मिस कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्या अवॉइड करना चाहिए या क्या करना चाहिए। और जब हम ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कैसे एक एक्सपर्ट के ओपिनियन से ट्रीटमेंट डिसीजन में डिफरेंस होता है, और जिससे पेशेंट के रिकवरी में और ओवरऑल रिजल्ट्स में कैसे फ़र्क आ सकता है। फाइनली जब हिस्टोपैथोलॉजी आया, तो हमें पता चला कि ये नोड पॉजिटिव रेक्टल कैंसर है, जहाँ पे पेशेंट को कीमोथेरेपी ज़रूरी था। तो पेशेंट ने कीमोथेरेपी कंप्लीट किया विदाउट एनी इश्यूज़, एंड उसके बाद पेशेंट फॉलोअप में है, एंड इट इज़ बीन 4 years सिंस हिज फॉलोअप, एंड ही इज़ रिमेन्ड डिजीज़ फ्री। तो ट्रीटमेंट डायग्नोसिस लेने के लिए ज़्यादा टाइम जाया नहीं करें आप, और जितना जल्दी हो सके जो आप अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं। जैसे अभी मैं डॉक्टर परवीन को मैंने दिखाया और मेरा अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया। अगर इनके पास भी आप आ जाते हैं तो इनके पास भी आपको हेल्प मिल जाएगी और अच्छे से नॉलेज मिलेगी कैसा इलाज करना है आपको। जो है 4.5 साल मेरे जो हैं इम्प्रूव हो चुके हैं। और कैंसर का प्रॉब्लम आप है ना, जो जितना आप अपना ख्याल रखें, जैसा अगर कुछ सिगरेट या दारू जो भी आप लेते हैं लिक्विड है ना, वो बिल्कुल जो है वो चीजों को छोड़ दें। ये सब चीजों से बचें आप। तो कैंसर के लिए ख्याल रखना चाहिए कि इंसान को अपना जो लाइफ फ्यूचर में अपना किस तरह जीना है और इंसान को जीने के लायक रखना है अपने आप। तो इंसान को दिमाग जो है वो दिया है मालिक ने, तो अच्छा सोच और समझ है उसकी है ना, जो इस बात पे रहे खाना भी क्या खाए, क्या खाना चाहिए उसको, ताकि और फूड जो है कैंसर है ना उसको इम्प्रूव करे, उसके अंदर कैंसर ना हो, फिर से ना ग्रोथ ना हो कैंसर। तो दोस्तों, एक छोटा सा डिस्कशन था जहाँ पे हमने ये जानने की कोशिश किया कि लूप होल्स कहाँ पे रहते हैं और आप इन लूप होल्स को कैसे अवॉइड कर सकते हो। ये टॉपिक के बारे में आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए। इन डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।